हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू न्यू सेशन। आज हम कंफर्मेशनल एनालिसिस करेंगे, जिसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिकली साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आज जो हम जनरल बातें करने वाले हैं वो होगी कंफर्मेशन एनालिसिस के बारे में कि कंफर्मर्स क्या होते हैं, आपके कंफर्मर्स कौन सी टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो दो टाइप्स हम स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, उनके अलावा जो टाइप्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कंफर्मेशन एनालिसिस जो स्पेसिफिकली करेंगे, ठीक है, जो हम स्पेसिफाई करके बता रहा हूँ मैं, इथेन का करेंगे, प्रोपेन का करेंगे एंड एन ब्यूटेन का करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर बहुत ही मजेदार होने वाला है। लेक्चर के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड साथ साथ में करता जाऊंगा। ठीक है, उसके स्क्रीनशॉट लेते रहना, नोट करने में टाइम बर्बाद मत करना, जो कि एग्जाम टाइम पर अगर कोई भी देख रहा है तुम में से, ठीक है, तुम तो पक्का पता है कि नहीं करोगे, लेकिन जो मतलब स्टार्टिंग के पीरियड में भी देख रहे हैं उनको भी कुछ नोट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, प्रिंट आउट्स निकलवाना, अपने पास रखना और काम खत्म। ठीक है, लिखने में टाइम बर्बाद मत करना, रिवीजन में टाइम दो। चलिए भाई, अब आपको एक सेकेंड, क्या रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है? चल रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना, कंफर्मेशन एनालिसिस हम करने वाले हैं भाई। कंफर्मेशन एनालिसिस यानी कि कंफर्मेशंस का, कंफर्मर्स का एनालिसिस करना। भैया ये कंफर्मर क्या होते हैं? अच्छा, कंफर्मर और आइसोमर, इन दोनों टर्म्स के बीच में ना एक बहुत ही थिन लाइन का डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक कह लो कि बहुत ही मिनिमल सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट इनके मतलब जो है वो सेम सेम से ही निकल के आते हैं। ठीक है, अब कन्फर्मर आइसोमर से किस तरीके से अलग है? आइसोमर में आप देखो तो मॉलिक्यूल बदल जाते थे। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होते थे? बदल जाते थे। या लाइक आपने मान लो उनकी शेप चेंज कर दी, ब्रांचिंग चेंज कर दी, लेकिन कन्फर्मर्स में ऐसा नहीं होता। कन्फर्मर्स में क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल वही रहता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इथेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इथेन के साथ ही उसके दोनों या उससे ज्यादा कन्फर्मर बना दूंगा। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ प्रोपेन, तो मैं प्रोपेन के साथ ही उसके सारे के सारे कन्फर्मर बनाऊंगा। और अगर मैं बोल रहा हूँ ब्यूटेन, तो मैं ब्यूटेन के साथ ही उसके सारे के सारे कन्फर्मर्स बनाऊंगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है एक कन्फर्मर और आइसोमर में। ठीक है, समझ ना आया हो तो मैं आपको एक आसान भाषा में समझा देता हूँ। आप आइसोमर्स बनाने की कोशिश कीजिए पेंटेन के। ठीक है, पेंटेन के आइसोमर्स बनाने की कोशिश कीजिए, आपका मॉलिक्यूल बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोमर बनाते टाइम आप क्या करते थे, जैसे हमने भी हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में यही सेम चीज मैंने आपको कही थी आइसोमेरिज्म में। तो क्या था कि आपकी ब्रांचिंग जो है वो मॉलिक्यूल का नाम चेंज कर देती है। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल चेंज हो जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर देखोगे ना कन्फर्मर्स के बारे में, तो आप ध्यान से समझना, इथेन ले रहा हूँ ना, तो इथेन का इथेन ही रहेगा, चाहे मैं उसका इक्लिप्स्ड बनाऊं, स्टैगर्ड बनाऊं, जो मर्जी बनाऊं। ठीक है, इक्लिप्स्ड स्टैगर्ड आपने 11th क्लास में सुन रखे होंगे बीएससी वालों ने। नहीं सुने तो आज के लेक्चर में वो भी डिस्कशन हमारी हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मर्स आसान भाषा में बोलूं तो दे आर अराइज ड्यू टू दी फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें रोटेशन हो जाती है। सर रोटेशन कैसे होती है? मेरे को कुछ चाहिए भी था, चलो हाथों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, आपको ये चीज दिख रही है? ठीक है, मैं भी ये बनाने का ट्राई कर रहा हूँ। आपको नीचे मॉलिक्यूल दिख रहा होगा इथेन का। ठीक है, मैंने अभी इसको बनाने का ट्राई किया है। ठीक है, ये जो सेंट यहाँ से जो बाइंड कर रहा है ये कार्बन कार्बन है, और बाजू की जो ये एक दो तीन, एक दो तीन, ये जो उंगलियां हैं ये क्या है? हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो मैंने बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। अब देखना बच्चा, एक साइड का जो कार्बन होगा वो पूरी साइड ट्विस्ट हो जाएगी, ऐसे ट्विस्ट होगी। ठीक है, आप आगे देखोगे ऐसे ट्विस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब वो ट्विस्टिंग क्यों हो रही है? ये ट्विस्टिंग होती है इस सिंगल बॉन्ड के घूमने की वजह से। ठीक है, सो दिस इज द फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड। अगर मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया आपको कि इस तरीके से घूमना, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूमना, ठीक है, इसको बोला जाता है फ्री रोटेशन। ठीक है, फ्री रोटेशन समझ आया? उसके बाद नेक्स्ट, आपका एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रोटेशन इज अवेलेबल एट द रूम टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया ही था इसके बारे में। उसके बाद कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कन्फर्मर्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना। आपके नंबर ऑफ कन्फर्मर्स जो बनते हैं ना, ठीक है, जिसमें जिसका हम एनालिसिस करेंगे, वो इनफाइनाइट होते हैं। लेकिन हम उनमें से सिर्फ दो ही टाइप पढ़ेंगे, एक एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। ठीक है, तो सर बाकी का क्या? भाई, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इन दोनों के अलावा जितने भी टाइप के आपके कन्फर्मर्स होते हैं उनको हम एक नाम देते हैं, दैट आर एसक्यू। ठीक है, दैट आर
एस क्यू, ठीक है। तो एक्लिप्स स्टैगर्ड हम पढ़ेंगे, बाकी सारे कन्फर्मर्स जो होते हैं वो एस क्यू होते हैं। ब्यूटेन में मैं आपको थोड़े से एक दो कन्फर्मर्स एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके लिए पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि कंपेयर द रोटेशनल एनर्जी। आपके सामने दो मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, आप मुझे इनका रोटेशनल एनर्जी बताइए। मैं आपको रोटेशनल एनर्जी समझा देता हूँ। किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसा ट्विस्ट करने के लिए, ठीक है, बॉन्ड है, उस बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन शो करने के लिए, रोटेशन शो करने के लिए जितना एनर्जी लगता है उसे बोला जाता है आपका रोटेशनल एनर्जी। अब आपके सामने क्या है, एक इथीन है और एक इथेन है, ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड कंपाउंड और एक सिंगल बॉन्ड कंपाउंड। अब देखो भैया, आसान सी बात है, आप अगर एक सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेते हो तो उसके केस में ये रोटेशन कराना ज्यादा इजी है, ठीक है, रोटेशन कराना ज्यादा इजी है। यानी कि अगर मैं कम एनर्जी भी प्रोवाइड करता हूं तो ये रोटेशन पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन बच्चा ध्यान से सुनना, एक डबल बॉन्ड कंपाउंड लेते हैं। डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के केस में बॉन्ड को ट्विस्ट करना मुश्किल हो जाता है, कि कंपाउंड का जो ट्विस्टिंग होती है, रोटेशन होती है अक्रॉस द बॉन्ड, मुश्किल हो जाती है। तो वहां पर हमें क्या है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए रोटेशनल एनर्जी का रिक्वायरमेंट इस वाले पोर्शन का, यानी कि आपके इथीन का ज़्यादा रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, ये वैसे आपसे कोई पूछा नहीं जाएगा, ये मैंने जस्ट थोड़ा सा रोटेशनल एनर्जी समझाने के लिए बीच में एक क्वेश्चन ऐड ऑन किया था। उसके बाद इथेन। अब देखो भैया, आपको ना कन्फर्मेशंस सॉरी कन्फर्मर्स बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज दो प्रोजेक्शंस पता होनी चाहिए, ठीक है। 11th क्लास में भी आपने पढ़ी होंगी, एक होती है आपकी न्यूमैन प्रोजेक्शन और एक आपकी होती है सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्शंस कैसे बनती है वो देखते हैं। ये आपके सामने मैंने इथेन का मॉलिक्यूल बना रखा है, ठीक है। क्या किया मैंने आपके सामने, यहाँ नीचे देखो, मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, इसको ऊपर खींच लेते हैं थोड़ा सा। चलो, क्या है आपके सामने, ये इथेन का मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन और दोनों कार्बन पे तीन तीन हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों कार्बन पे क्या, तीन तीन हाइड्रोजन। ये आपका क्या है जी, नॉर्मल इथेन है। अब मुझे बनाना है इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मैं दोनों में से किसी एक कार्बन को मान लेता हूँ, कि मान लीजिए अगर मैंने मॉलिक्यूल मेरा, हाथ से कर देते हैं, ठीक है, ऐसे रखा है, ठीक है, अगर मैंने मेरा मॉलिक्यूल ऐसे रखा है, ठीक है, कार्बन, ये देखिए कार्बन कार्बन, सिंगल बॉन्ड आ गया, ये तीन जो तीन है उंगलियां, ये तीन तीन उंगलियां क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब देखिए, मैं इसको इस तरीके से अगर आपको दिखाऊं तो आपको समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? मैंने आपको जस्ट उसी चीज को एक एंगल पर घुमा के दिखा दिया। अब आपको ये वाला कार्बन आपकी तरफ फेस करता हुआ दिखेगा और ये वाला कार्बन मेरे से, सॉरी, आपसे दूर जाता हुआ फेस करेगा, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि इन दोनों में से कोई एक कार्बन को मान लीजिए जो कि सामने की तरफ को अपना चेहरा किए हुए है, ठीक है, अपना फेस जो है आपकी तरफ किए हुए है। तो उस कार्बन को हम यहाँ देखिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंटर में देखिए यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, जहां पर भी मेरा कर्सर है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये आपको सेंटर पे दिख रहा होगा डॉट। बच्चा, ये डॉट क्या बताता है कि आपका कार्बन एटम सामने है, आपकी तरफ फेस कर रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है। उसके बाद आपको ये सर्कल बनाना है, ठीक है। पहली बात तो सर्कल बनाने से पहले आपको इसके बॉन्ड क्लियर करने हैं, ठीक है। इस वाले कार्बन पे जो हमने डॉट लगाया है, यानी कि फ्रंट वाला कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन थे, तीन हाइड्रोजन थे, तो बना दो जी, एक दो तीन हाइड्रोजन, ठीक है, बना दिए, एक दो तीन हाइड्रोजन बना दिया हमने। देखिए ब्लू पेन से लिखे हुए हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब ध्यान से समझना, ये खत्म करने के बाद अब हमने सामने वाला बना दिया ना कार्बन, अब हमको पिछला कार्बन बनाना है, ठीक है। अब हमको क्या है, पिछला कार्बन एटम बनाना है। तो पिछला कार्बन एटम भाई हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको बनाना होगा ये सर्कल, ठीक है। ये सर्कल, सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कल रिप्रेजेंट करता है आपका पीछे वाला कार्बन एटम। अब तीन हाइड्रोजन भैया उस पे लगे होंगे, तो तीन हाइड्रोजन बना दो, एक दो तीन। अब इन हाइड्रोजन्स की पोजीशन और इनके बीच में बनने वाले एंगल से ही हम क्या करते हैं, हमारा इक्लिप्स और स्टैगर्ड का पता करते हैं। कैसे करेंगे वो मैं आगे समझाता हूँ आपको। अब देखिए, ये मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से जो है ये पिछले कार्बन एटम के हाइड्रोजन रिप्रेजेंट कर दिए, जो रेड पेन से लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये क्या किए रिप्रेजेंट, मैंने पिछले कार्बन एटम के हाइड्रोजन रिप्रेजेंट किए हैं।
अब बच्चा ध्यान से समझना, मान लीजिए कि मैं अभी आपके सामने, अब मेरे को ना ज़रा यहाँ पर अपनी एक इमेज चाहिए होगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा एंगल देखने पड़ेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये मैंने क्या किया है, एक मॉलिक्यूल कह रहा हूँ सॉरी, एक CH3, ये दूसरा CH3, ये मिलके ही बना रहा था इथेन, ठीक है? अब देखना, ये एक दूसरे के साथ जब पीछे एकदम ऐसे अलाइन हो गए, ठीक है? एकदम ऐसे अलाइन हो गए, ऊपर वाला हाइड्रोजन देखिए, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को बिल्कुल अपने पीछे ऐसे करके छुपा रहा है, ठीक है? बिल्कुल छुपा ले रहा है। तो हम यहाँ पर बच्चा क्या बोलेंगे? कर्सर किधर गया? यस। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आपका एक एंगल जो है वो क्या रहेगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो दोनों ऐसे हैं, तो बीच में कोई गैप तो है ही नहीं। तो क्या है ये एंगल? 0 डिग्री। अब सर ये एंगल इतना खास क्यों है? वही इस एंगल को बोला जाता है डाइहेड्रल एंगल। ठीक है? इस एंगल को क्या बोला जाता है? डाइहेड्रल एंगल। और इस डाइहेड्रल एंगल से ही हमें पता है चलता है कि हमारा कन्फर्मर कौन सी टाइप का है। ठीक है? हमारा कौन सा कन्फर्मर बना है। ध्यान देना, जब आपका ये डाइहेड्रल एंगल नियरली इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है, नियरली इक्वल टू जीरो मतलब आपका मॉलिक्यूल आगे वाला जो है वो पीछे वाले को एकदम ऐसे अलाइन कर देता है। जैसे अगर मैं ये वाला हाथ रख रहा हूँ, इसके पीछे ये वाला हाथ छुपा दूं, तो आपको पिछला हाथ दिख थोड़ी रहा है, ठीक है, पिछला हाथ दिख थोड़ी रहा है। तो मेरे आगे वाले हाथ और मेरे पीछे वाले हाथ, इन दोनों के बीच में डाइहेड्रल एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। अब भैया ये डाइहेड्रल एंगल अगर 0 डिग्री हो गया है, तो ये कौन सा होता है? आपका एक्लिप्स्ड कन्फर्मर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? आपका एक्लिप्स्ड कन्फर्मर होता है। चलिए, अब स्टैगर्ड की बात करते हैं। अभी मैं आपको इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होगी? फ्री रोटेशन होगी, फ्री रोटेशन होगी, फ्री रोटेशन होगी। तो भैया करा ही दो ना फ्री रोटेशन। चलिए, मॉलिक्यूल था, मैंने क्या किया? रोटेट कर दिया। ठीक है, रोटेट कर दिया। पीछे वाला कार्बन देखो, पीछे वाले कार्बन को मैंने क्या किया? पीछे वाले CH3 को मैंने रोटेट कर दिया। जब मैंने ऐसे करके रोटेट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? हाइड्रोजन के बीच में एंगल बन गया। ठीक है, आगे वाले और पीछे वाले हाइड्रोजन के बीच में एक हमने एंगल सा बना दिया। ये एंगल कितना बना है भाई? 60 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, फॉर केस मैं मान रहा हूँ कि मैंने 60 डिग्री का एंगल बनाया है। आप कुछ भी बना सकते हैं, 30 बना सकते हैं, 15 बना सकते हैं, 17, 18, 19, जितना मर्जी। लेकिन जो कन्फर्मर मैंने आपको पढ़ाना है इस लेक्चर में, दैट इज स्टैगर्ड, तो आपको उसके लिए 60 ही करना पड़ेगा। ठीक है, 60 डिग्री पे स्टैगर्ड बनता है। तो देखो, यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल, ये दो हाइड्रोजन्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल, ये दो हाइड्रोजन्स के बीच में 60 डिग्री का एंगल, तो ये क्या बन गया? आपका स्टैगर्ड फॉर्म बन गई। ठीक है, ये क्या होगी? स्टैगर्ड फॉर्म होगी। अब सर इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड ही क्यों? आपने कोई और क्यों नहीं पढ़ाया? देखो, पहली बात, इनके इनफाइनाइट कन्फर्मर्स बनते हैं, तो सबको पढ़ना आपके लेवल पे अभी पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, ये दोनों स्पेशल है इनकी रिपल्शन की वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो एक्लिप्स्ड होता है उसके अंदर रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो जी, डाइहेड्रल एंगल तो जीरो था ना, एकदम ऐसे पीछे एक दूसरे के अलाइन हो रखे थे। ठीक है, तो जो अलाइन हो रखे थे, तो डिस्टेंस बीच में क्या था? कम था। ठीक है, डिस्टेंस क्या था बीच में? कम था। तो रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा एक्ट करती थी। लेकिन स्टैगर्ड में क्या हो गया? रिपल्शंस कम हो गए। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये देखो ये एंगल बना दिया, जब मैंने ये एंगल बना दिया, तो ये एंगल बनाने पे क्या हुआ? डिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, डायगनली देखो, डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ गया तो रिपल्सिव फोर्सेस कम हो गई। ठीक है, ये क्या होता है आपका स्टैगर्ड के केस में। और इक्लिप्स के केस में आपकी रिपल्शन ज्यादा रहेंगी। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल द फॉर्म्स अदर देन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, उनको हम एक नाम देते हैं, दैट इज SQ, SKEW। ठीक है, SQ बोला जाता है इसे, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन SQ होता है। ठीक है, यानी कि आपके एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड इन दोनों को छोड़ के जब आपका कोई भी कन्फर्मर बनता है, तो हम उसे कॉमन सा नेम दे देते हैं, दैट इज द SQ। अब न्यूमैन प्रोजेक्शन होगी, लास्ट में हम आते हैं हमारी 100 हॉर्स प्रोजेक्शन पे। ठीक है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन कुछ नहीं है। आपने अभी इस मॉलिक्यूल को ऐसे देखा, ठीक है, ऐसे पीछे से देखा, अभी इसको ऐसे कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो? ऐसे कर दो। कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये था। अब आपने ऐसे देखना शुरू कर दिया इसको, तो उस मॉलिक्यूल को हमने उसी फॉर्म लिख दिया। अब देखो, जैसे ये है आपके सामने, आपको न्यूमैन याद है हमारा जो हमने एक्लिप्स बनाया था? उसमें क्या था? ये हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन था। रुको जरा, चलिए, ठीक है, देखना ध्यान से।
ये वाले हाइड्रोजन के एग्जैक्टली पीछे ये वाला हाइड्रोजन था, ये वाले हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन था, और ये वाले हाइड्रोजन के पीछे एग्जैक्टली ये वाला हाइड्रोजन था। यानी कि डाइहेड्रल एंगल कितना था? 0। तो डाइहेड्रल एंगल 0 होने पे क्या होता है? हमारा एक्लिप्स्ड फॉर्म होती है, ठीक है, एक्लिप्स्ड कन्फर्मर होता है। लेकिन जब हमने क्या किया, हमारा हाइड्रोजन आगे वाले हाइड्रोजन में और पीछे वाले हाइड्रोजन में 60 डिग्री का गैप बना दिया, ठीक है, 60 डिग्री का डाइहेड्रल एंगल बन गया। देखो ये वाला इसके 60 डिग्री में है, ये वाला इसके 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, और ये वाला इसके 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो 60 डिग्री का क्या आ गया? फोल्ड आ गया, रोटेशन आ गई। तो उस रोटेशन की वजह से यहाँ पर जो कन्फर्मर बनेगा दैट इज द स्टैगर्ड कन्फर्मर, ठीक है। ये क्या होगा भाई? स्टैगर्ड कन्फर्मर होगा। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, क्योंकि ये रिलेशन देता है आपको किसी भी स्ट्रक्चर की पोटेंशियल एनर्जी और डायहेड्रल एंगल के बीच में, ठीक है, कि डायहेड्रल एंगल बढ़ाने पे क्या होगा, घटाने पे क्या इफेक्ट आएगा एनर्जी पे। तो मॉलिक्यूल का एनर्जी जो होता है उसके लिए हम इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम सबसे पहले हमारा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इथेन का पढ़ते हैं। देखिए ये जो आपको यहाँ पर ई दिख रहा है, ठीक है, ई इज एक्लिप्स्ड, एस जो होता है दैट इज स्टैगर्ड, ठीक है। आपको वाई एक्सिस जो रिप्रेजेंट कर रही है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या रखना है? हमारा डायहेड्रल एंगल। अब देखो जी, हमने डायहेड्रल एंगल कितने कौन से पढ़े? दो पढ़े हैं ना, ठीक है। एक हमने 0 डिग्री पढ़ा, एक 60 डिग्री पढ़ा। तो हम 60-60 डिग्री के एंगल पे क्या रखेंगे? 60-60 डिग्री का एंगल का डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे आप वो अपना स्केल लिखते हो ना ग्राफ के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? वन बॉक्स इक्वल्स टू 60 डिग्रीज, ठीक है। एक जो स्पेस ली हुई है वो 60 डिग्री का गैप रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए 0, 60, 120, 180, 240, हम यहाँ पर 240 तक ही रख रहे हैं। इसके बाद 300, फिर 360, ऐसे करके आप आगे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना ही करना भी आपके लिए जरूरी है। देखिए जब हम एक्लिप्स पे थे, ठीक है, जब हम क्या थे? एक्लिप्स पे थे। तो एक्लिप्स पे क्या था? एक्लिप्स पे आपकी रिपल्शन ज्यादा थी या कम थी? ज्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू जो है वो हायर रहेगा। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे हमारा एंगल बढ़ा, ठीक है, पीछे का मॉलिक्यूल ट्विस्ट हो गया ना, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो पीछे से ट्विस्ट हुआ था, तो 60 डिग्री जब घूमा तो वो स्टैगर्ड बना, स्टैगर्ड पे पोटेंशियल एनर्जी घट गई। अब जब फिर से वो 60 डिग्री घूमेगा तो आगे पीछे वाले दोनों अलाइन हो जाएंगे, वो 120 पे फिर से एक्लिप्स्ड, फिर 180 पे स्टैगर्ड, एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, एक्लिप्स, स्टैगर्ड, ऐसे करते 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 आगे तक जाते जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको ये जो अपर लिमिट में दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर वाली मैंने आपको लिमिट दिखाई है, ये किसके लिए है? एक्लिप्स के लिए। नीचे वाली जो ये लोअर वाली लिमिट है ये किसके लिए है? आपकी स्टैगर्ड के लिए। लेकिन ये जो बीच के आपके फॉर्म्स बन रही हैं, बीच में ये जो कन्फर्मर्स बन रहे हैं ये वाले, ठीक है, जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वाले जो कन्फर्मर बीच में बन रहे हैं, ये क्या है? ये है आपके एस क्यू, ठीक है, ये क्या है? आपके एस क्यू है, ठीक है। ये होता है आपका रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी और डायहेड्रल एंगल के बीच में। किसके केस में? इथेन के केस में। इथेन और प्रोपेन का याद रखना बच्चा, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बहुत ज्यादा सिमिलर है, बस पीक का फर्क आ जाता है, ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे। अब देखिए ये प्रोपेन है, ठीक है, प्रोपेन का मॉलिक्यूल है। तो अब तो आपको मतलब समझ आ गया होगा कि आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे करनी है। तो मैं बार बार सेम चीज़ों पे टाइम नहीं लगाऊंगा, ठीक है। आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। चलिए हम आते हैं सीधा इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। अब देखो भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि इथेन के और प्रोपेन के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था, दैट वाज द पीक। अब पीक कहने से मेरा क्या मतलब था, ध्यान से समझना भाई। यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है, यानी कि आपकी अपर वाली लिमिट और लोअर वाली लिमिट, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ज्यादा रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है? ज्यादा रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर पहले आप जैसे हमने वहां पर 0 डिग्री पे हम थे, एक्लिप्स पे थे, ठीक है, यहाँ पर भी 0 डिग्री एक्लिप्स पे ही रहेंगे, ठीक है। होगा क्या? 60 डिग्री जैसे ही हुआ आप स्टैगर्ड पे आए,
लेकिन इस बार पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप थोड़ा सा बड़ा होगा। वो ड्रॉप बड़ा क्यों हुआ था? वो ड्रॉप बड़ा इसलिए था क्योंकि इस बार एक CH3 ग्रुप साथ में आ गया है। ठीक है, इस बार क्या है भाई, एक CH3 ग्रुप जो है वो साथ में आ चुका है। अब ये जो CH3 ग्रुप साथ में आया है, इसके आने की वजह से क्या हुआ, बल्कीनेस बढ़ गई। ठीक है, मॉलिक्यूल की बल्कीनेस बढ़ गई। जैसे ही मॉलिक्यूल की बल्कीनेस बढ़ी तो क्या हो गई, रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो भी बढ़ गई। तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी जो ड्रॉप था वो ज्यादा है। ठीक है, गैप जो था वो ज्यादा है। अब उतना एनर्जी रीगेन होगा इक्लिप्स में पहुंचने के लिए, फिर गिरा फिर उठा। ठीक है, 60-60 डिग्री के डायहेड्रल एंगल के गैप पे। ठीक है, तो आसान भाषा में इथेन और प्रोपेन दोनों का जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिवाय इनकी पीक के, क्योंकि इस बार एक्लिप्स से स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से एक्लिप्स, इसके बीच का गैप ज्यादा है। ठीक है, इसके बीच का गैप ज्यादा है, ना एंगल चेंज हुए हैं ना कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, बस बीच का गैप जो था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, चलिए भाई, अब हम देखते हैं हमारा एन ब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन जो है वो खास केस है भाई थोड़ा। सर ऐसा क्या खास है इसमें, ध्यान से समझना। एन ब्यूटेन जो होता है वो इतना खास क्यों है? एन ब्यूटेन का न्यूमन प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर इसका न्यूमन प्रोजेक्शन दिख रहा होगा। दिस इज यहाँ पर डायहेड्रल एंगल कितना है आपका, डायहेड्रल एंगल एकदम, क्योंकि CH3, ये सामने वाला जो CH3 है, ये देखिए, ये सामने वाला जो CH3 है ये पीछे वाले CH3 को एकदम कवर कर रहा है ऐसे। तो डायहेड्रल एंगल इज 0। तो ये क्या होगा जी, आपका एक्लिप्स। पर यहाँ पर एक्लिप्स पे आपके दो फॉर्म्स आती हैं, एक फुली और एक पार्शियली। तो जो आपको अभी दिख रहा है ये क्या है, फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है। ठीक है, ये क्या है, फुली एक्लिप्स्ड कन्फर्मर है। इसमें 4 कन्फर्मर पॉसिबल होते हैं। सो दिस इज फुली एक्लिप्स्ड। आगे ग्राफ में इसको हम FE से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई इसका 60 डिग्री घुमा दो सर, घुमा दिया। ठीक है, पीछे वाला जो था हमने इसका 60 डिग्री घुमा दिया। अब इस CH3 और पीछे वाले CH3, इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब क्या हुआ, अब ये स्टैगर्ड की एक फॉर्म होती है जिसको बोला जाता है गॉची। ठीक है, कई लोग इसको गॉक कह देते हैं, कई लोग इसको गॉची कह देते हैं, सबका अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। मैं इसे शुरू से गॉची ही कहता हूँ। ठीक है, या फिर कई लोग स्टाइल मारने के चक्कर में गॉच कह देते हैं। ठीक है, तो आपकी अपनी जो इच्छा है आप उस हिसाब से बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गौची जो है मेरे को थोड़ा बोलने में थोड़ा देसी टाइप सा लगता है, इसलिए थोड़ा बढ़िया फील आती है। ठीक है, गौची बोलने में। तो ये क्या है, गौची आपकी फॉर्म है, ये स्टैगर्ड की ही एक फॉर्म है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको और 60 डिग्री घुमाया सर, जब 60 डिग्री घुमा दिया तो अब क्या होगा, 60 डिग्री घुमा दिया तो अब क्या होगा, अब इस CH3 और इस वाले CH3 में देखो, नीचे रुको मैं लेकर आ रहा हूँ, यस। ठीक है, देखो पुराने में क्या था, CH3 और CH3 के बीच में कितना गैप आ रहा था, 60 डिग्री। अब मैंने 60 डिग्री और घुमा दिया तो इस CH3 और इस CH3, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इस बार 120 डिग्री का गैप आ गया भाई, 120 डिग्री का गैप आ गया। अब CH3 और CH3 के बीच में तो 120 डिग्री का गैप है, लेकिन इस CH3 और इस हाइड्रोजन के बीच में लगभग ऑलमोस्ट 0 डिग्री का गैप है। यानी कि भैया ये तो क्या है, आपका एक्लिप्स भी दिखा सकता है, ये तो कोई दूसरा कन्फर्मर भी दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि CH3 में क्या है, 120 डिग्री का गैप। CH3 हाइड्रोजन में क्या है, 0 डिग्री का गैप। तो भैया हम इस 0 डिग्री के गैप को देखते हुए इसका नाम लिखते हैं पार्शियली एक्लिप्स्ड। ठीक है, पार्शियली एक्लिप्स्ड। अब ऐसा मत समझना कि CH3 इधर आ गया है तो फिर ये हाइड्रोजन उसके साथ पीछे लाइन कैसे होगा, जबकि CH3 किसी के साथ लाइन नहीं कर रहा। भाई CH3 एक बल्की ग्रुप है। ठीक है, तो बल्की ग्रुप के साइज सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा कवर करता है। ठीक है, रिपल्शन जो होती है, रिपल्सिव फोर्सेस वो ज्यादा लगा सकता है, तो मॉलिक्यूल इससे दूर जाते हैं। ठीक है, इस वजह से ये एंगल का जो है फर्क आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका 0 डिग्री डायहेड्रल एंगल इन दोनों के बीच में, और CH3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल, ये क्या है आपका सर, पार्शियली एक्लिप्स्ड। 60 डिग्री और घुमाएंगे। ठीक है, 60 डिग्री और घुमाएंगे। अब 60 डिग्री और घुमा दिया तो क्या हो गया, अब हमारा प्रॉपर तरीके से, ठीक है, 60 डिग्री जब हमने और घुमा दिया तो अब हमारा प्रॉपर तरीके से जो है उसका विपरीत हो जाएगा, यानी कि CH3 के बीच में कितना बनेगा, 120 प्लस 60, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा इस CH3 और इस CH3 के बीच में। अब समझना, मैं शुरू से रिपीट कर रहा हूँ, जब CH3 के बीच में 0 डिग्री का गैप था,
ठीक है, 0 डिग्री का गैप था। जितना मैं बोल रहा हूँ अभी बस उतना ही सुनो। जब 0 डिग्री का गैप था, ठीक है, डायहेड्रल एंगल 0 था, तब वो फुली एक्लिप्स था। जब CH3 के बीच में 60 का एंगल आया तो गॉची हो गया। जब CH3 के बीच में 120 डिग्री का एंगल आया तब वो पार्शियली एक्लिप्स्ड हो गया। ठीक है, और जब CH3 के बीच में 180 डिग्री का गैप आया तो वो एंटी हो गया। ठीक है, तो वो कौन सा कन्फर्मर बना, एंटी फॉर्म बन गया उसका। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर होगी। अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो अब हम चलते हैं इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे। अब देखिए जी, अब तक हमने दो ही कन्फर्मर्स पढ़े थे, ठीक है, एक एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड, लेकिन अब हम दो नहीं, अब हम चार कन्फर्मर पढ़ रहे हैं। तो इस बार इसके जो एन ब्यूटेन का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होता है, उसमें भी हम चारों के चारों कन्फर्मर्स को मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए, आपका फुली एक्लिप्स्ड बना, ठीक है, उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स्ड, फिर गॉची और फिर एंटी। मैं जूम कर देता हूँ देखने में अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो तो। देखिए, फुली एक्लिप्स्ड है, पार्शियल एक्लिप्स्ड है, गॉची है और एंटी है। ये हमारी सही चीज़ है। उसके बाद बनना ग्राफ उसी के बीच में हमारी पोटेंशियल एनर्जी और डायहेड्रल एंगल के बीच में वही चीज़ हो रही है। डायहेड्रल एंगल हमारा 60-60 डिग्री के गैप पे है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ। बट जैसे पिछली बार हमने दो लिमिट्स लगाई थी, इस बार हमको चार कंसीडर करनी होंगी। क्यों, क्योंकि कन्फर्मर भी तो भैया चार है। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, आपका फुली एक्लिप्स्ड को 60 डिग्री लेकर गए, ठीक है, फुली एक्लिप्स्ड को 60 डिग्री लेकर गए, तो क्या हो गया, फुली एक्लिप्स 60 डिग्री जाने पे क्या आ गया, गॉची बन गया। ठीक है, फुली एक्लिप्स 60 डिग्री पे क्या बन गया, गॉची बन गया। क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो गॉची बन गया। गॉची के बाद क्या बना था, पार्शियल एक्लिप्स्ड। तो देखो, गॉची के बाद स्पाइक ऊपर गई, क्या बना, पार्शियली एक्लिप्स्ड बन गया। ठीक है, पार्शियल एक्लिप्स पे आ गए ना हम, देखो ये पीई जो है ये पार्शियल एक्लिप्स है। उसके बाद पार्शियल एक्लिप्स के बाद हम लास्ट किस पे गए थे, एंटी पे, तो 180 पे ड्रॉप करके आपका एंटी बन गया। अब इसी का रिवर्स कर दो, ठीक है, फिर से ऐसी स्पाइक आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, तो ये जो है आगे आगे चलता रहेगा। आपको मेन जो याद रखने थे एंगल वो मैंने आपको बताए हैं कि 60 बनने पे क्या होगा, आपका जीरो पे क्या था, फुली एक्लिप्स्ड, 60 पे क्या बन जाएगा, गॉची। उसके बाद 120 पे क्या बन जाएगा, फुली आपका पार्शियली एक्लिप्स्ड, और उसके बाद 180 पे क्या बन जाएगा, एंटी। और यही सेम चीज जो है चलती रहेगी। क्लियर है भाई इतनी बात। स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। सर आपने इतने कन्फर्मर पढ़ा दिए, इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बता दो। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, एंटी की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, गॉची की उससे कम, पार्शियल एक्लिप्स्ड की उससे कम, और आपकी इसकी फुली एक्लिप्स्ड की सबसे कम। ठीक है, स्टेबिलिटी जो है इसकी सबसे कम। एनर्जी की बात करो सर, अब एक चीज याद रखना, जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके पास एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो क्या रहता है, आपका बहुत ही अनस्टेबल रहता है। ठीक है, बहुत ही अनस्टेबल रहता है। तो यहाँ पर देखना, आपका सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है, ये फुली एक्लिप्स्ड के पास। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी फुली एक्लिप्स्ड के पास है। तो देखो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन था, फुल एक्लिप्स्ड ही था। ठीक है, उससे कम किसके पास, पार्शियली एक्लिप्स्ड के पास, उससे कम गॉची के पास, और उससे कम आपका एंटी के पास। यानी कि आप इन दोनों में से अगर एक सीक्वेंस याद रख लेते हैं तो दूसरा उसका विपरीत है, क्योंकि आप जानते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, और जिसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है वो बहुत ही हाईली अनस्टेबल रहता है। ये हमारी केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा सा रूल है। ठीक है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो अनस्टेबल ज़्यादा, जिसकी एनर्जी कम वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एनर्जी सबसे कम किसकी है, आपकी ए की, एंटी की। ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा किसकी है, एंटी की, उससे ज़्यादा गॉची की होती है। ठीक है, फिर आपकी किसकी आ जाती है, पार्शियल इक्लिप्स, एंड देन फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। कितना लंबा लेक्चर खींच गया, 30 मिनट होने वाले हैं ऑलमोस्ट। चलिए ठीक है, फिर आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। चलिए मिलते हैं।